Hello everyone, I hope everyone is doing fine. This is me, दीक्षांत. इस वाली वीडियो में हम लोग अगस्त की मैगज़ीन कर रहे हैं. इसका IR चालू करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. ठीक है. तो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर. फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर कह रहा है कि भाई हमको ग्लोबल लेवल के ऊपर सब कुछ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि एक फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर चाहिए. और ये उन्होंने कहा इन्होंने फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल में ऐसा उन्होंने कहा. देखो अब कह रहा है कि क्या क्या ज़रूरत है इसकी. वाई ग्लोबल ऑर्डर इज़ नॉट फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव. ऐसा क्यों है कि ग्लोबल ऑर्डर फेयर और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. इसके अलग अलग रीज़न दिए हुए. देखो जब मेंस में आएंगे तो मेंस में भी ऐसे पॉइंट लिख के आओगे आप ऑब्वियसली. पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट. देखो किस तरह से विज़न मैगज़ीन ने यहाँ पे कैसे बहुत बढ़िया आंसर की फॉर्मेट में चीज़ें दे रखी हैं. पहला कारण बताया, दूसरा कारण बताया, दूसरे कारण में इन्होंने एग्जाम्पल दिया. सेकंड रीज़न बताया, सेकंड में इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया. थर्ड में इन्होंने कुछ डेटा वगैरह यूज़ किया. फोर्थ में एग्जाम्पल दिया. फिफ्थ में एक रिपोर्ट का नाम इन्होंने यहाँ पे डाल दिया. देखो पहला क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इन पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे. जैसे P5 की अगर बात करें तो P5 कंट्रीज़ के अंदर चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US आता है, जो कि परमानेंट स्टेटस होल्ड करते हैं और इनके पास वीटो पावर भी है. इस वजह से ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत इनका दबदबा है. लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको कोई वहाँ पे उनको कोई नहीं पूछता. ठीक है. अब चलते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन इज़ ग्लोबल साउथ. ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल साउथ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. ग्लोबल नॉर्थ बेसिकली वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज या फिर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं. तो कह रहा है कि ग्लोबल साउथ का जो इंटरनेशनल लेवल पे है उनका कुछ ऐसा वो नहीं है, उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर रखा है. कैसे? जो IMF है, IMF में ग्लोबल साउथ से 9 टाइम ज़्यादा वोटिंग पावर जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के पास है. जैसे US हैज़ 14.49% ऑफ द वोट्स ऑन IMF की बोर्ड पे, जबकि US की पॉपुलेशन पूरे ग्लोबल लेवल पे 4.22% है. तब भी US 16.49 वोट्स जो है वो US कर रहा है. मल्टीलेटरलिज्म इनइफेक्टिव है. क्या होता है कि जो बड़े बड़े नेशंस हैं ना वो छोटे नेशंस के डिसीजंस को ओवर पावर कर लेते हैं. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया कि भाई अब से मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं रहूँगा. इन्होंने कह दिया कि भाई मैं WHO का पार्ट नहीं हूँ. तो अब इतना बड़ा कंट्री अगर इन चीज़ों का पार्ट नहीं होगा, और जबकि ये जो है ये एक डेवलप्ड कंट्री है और इसको बेसिकली क्या करना चाहिए, इनको बेसिकली फंड कंट्रीब्यूट करना चाहिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में. तो तब लेकिन उसके बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम तो इसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे. तो एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें सेट ही नहीं हो पाएंगी. अब क्या कह रहा है कि ट्रेड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर. बिल्कुल सबको पता है कि US जो है वो ट्रेड को एक जियोपॉलिटिकल पावर के तौर पे यूज़ कर रहा है. जैसे US ने 25% टैरिफ लगा दिया किसके ऊपर, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लगा रहा है. इसको पढ़ेंगे अपन जब एनवायरनमेंट वगैरह देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन अपनी चीज़ों पे कार्बन टैक्स लगा रहा है. हाईलाइट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेड रिलेशनशिप के अंदर आ जाती एसिमेट्री. फिर कह रहा है क्लाइमेट चेंज इनइक्विटीज़. इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने हिस्टोरिकली मतलब पुराने टाइम से लेके अब तक कम से कम 20% जो है एमिशंस इन्होंने रिलीज़ किए हैं. ठीक है. इतना ज़्यादा ग्लोबल साउथ ने रिलीज़ नहीं किया, और फिर भी ग्लोबल साउथ जो है इनकी करतूतों का भुगतान अब ग्लोबल साउथ कर रहा है. जैसे 2024 में फिलीपींस में बहुत एक्सट्रीम हीट वेव आई. उस हीट वेव की वजह से वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ पे लोगों की मौत हो गई. ठीक है. तो बेसिकली पुराने टाइम में हिस्टोरिकल टाइम्स में मतलब जो अभी चल रहा है अपना पास्ट, इसके अंदर USA ने अच्छा खासा एमिशंस रिलीज़ किए हैं, लेकिन उसका भुगतान कर रही हैं ग्लोबल साउथ. टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज डिवाइड क्या कह रहा है कि 100 कंपनीज जो कि ज़्यादातर US की हैं और चाइना की हैं, आर 40% ऑफ वर्ल्ड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. 100 कंपनीज जो कि US और चाइना की हैं वो संसार के 40% इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके द्वारा है. मतलब सारी टेक्नोलॉजी इनकी, सारा नॉलेज इनका.
दिस बेसिकली हाईलाइट अ शार्प कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। फिर आते हैं वे फॉरवर्ड, इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। इस चीज़ को देखो, किसी बीमारी का इलाज ये है कि उसको वैक्सीन दे दिया जाए। मैं कह रहा हूँ किसी का बुखार हो रहा है तो बुखार का इलाज ये है कि चलो पीसीएम दे देंगे। मैं कह रहा हूँ खांसी हो रही है, चलो बेनाड्रिल पी लो। उसी तरह ऊपर जो दिक्कतें थी इनका इलाज ये है कि इन दिक्कतों को ठीक कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम मल्टीलेटरल रिफॉर्म करेंगे। जैसे G4 मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, जो कि उनको क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करें और कहें कि हमको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको क्या मांगता है, हमको परमानेंट सीट मांगता है। ठीक है। डीकोलोनाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म क्या कह रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव चलाओ जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिससे एक मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बने। इम्प्लीमेंट रियो डे जेनेरियो डिक्लेरेशन, क्या मतलब हुआ, 17th ब्रिक्स समिट ये कहता है कि हम लोग एक इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस बनाएंगे। हमको क्या करना चाहिए, और आईएमएफ के कोटाज को रियलाइन करना चाहिए। आईएमएफ पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि हाँ भाई आईएमएफ के कोटाज क्या होते हैं। टू बेटर रिफ्लेक्ट करंट ग्लोबल रियलिटीज़ एंड सॉवरेन इंटरेस्ट। फिर आता है ब्रिजिंग द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी डिवाइड। जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड है उस डिवाइड को अपने को ख़त्म करना है। जैसे इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज ए ग्लोबल साउथ के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया गया है कि भाई अगर आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो बिल्कुल इंडिया के लाइंस पे बनाना है। इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करो, इनकी चीज़ें यूज़ करो और बनाओ। ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस के लिए हमको अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। फ्रेमवर्क्स जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है। ठीक है। तो इस टाइप के फ्रेमवर्क्स को हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये सब ये हमारे वे फॉरवर्ड थे। अब देखेंगे कंक्लूजन क्या कह रहा है कि एक फेयर ग्लोबल ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए हमको इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इंक्लूसिव बनाना है। यही बात हो रही थी अब तक। इक्विटेबल फाइनेंस, मतलब जिस आदमी ने, जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे। किस चीज़ के लिए, WHO में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, उस चीज़ को कह रहा है ये। ठीक है। और बैलेंस्ड नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए विद एमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया ब्रिजिंग गैप्स फॉर जस्ट एन इफेक्टिव वर्ल्ड सिस्टम। तो दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल, इंडियाज़ स्ट्रेटेजी इन इंडियन ओशन। इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है इंडियन ओशन के अंदर। अभी क्या हुआ है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने प्रेजेंट की है एक रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, उस रिपोर्ट का नाम है इवेल्युएशन ऑफ इंडियाज़ इंडियन ओशियन स्ट्रेटजी। इंडिया की जो इंडियन ओशियन स्ट्रेटजी है उसको ये क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट को रखा गया लोकसभा के अंदर। अब इंडिया के लिए क्यों इंडियन ओशियन इतना मैटर करता है, देखो इंडियन ओशियन पहली बात तो थर्ड लार्जेस्ट ओशियनिक डिवीज़न है संसार का। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को ये होस्ट करता है। 2/3 संसार के ऑयल शिपमेंट्स जो हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू पास करते हैं। 90% ऑफ इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम के अंदर इंडिया के नियरली ऑल ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू पास कर रहे हैं। 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इंडियन ओशनिक रीजन के अंदर है इंडिया का। ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आप जब UN क्लोज वगैरह पढ़ोगे, UN क्लोज बेसिकली वो लॉ होते हैं जो कि सी को गवर्न करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया कन्वेंशन है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी कुछ करके फुल फॉर्म होती है इसकी। तो इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप मोस्टली को पता भी होगा कि व्हाट इज़ इट। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है इंडियन ओशन के अंदर, देखो अलग अलग पॉइंट्स हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंगेजमेंट विद लिटोरल स्टेट्स, रीजनल लीडरशिप, यही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया का काम है इंडियन ओशन के अंदर, इस तरीके से काम कर रहा है। इंडिया का अप्रोच जो है इज़ गाइडेड बाय नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये आप सभी को पता होगा, एंड सागर डॉक्ट्राइन। व्हाट इज़ सागर डॉक्ट्राइन? सागर इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा जो अप्रोच है वो क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर डॉक्ट्राइन। मार्च 2025 के अंदर इंडिया ने सागर की जगह क्या कर दिया, सागर को एक्सटेंड करके महासागर कर दिया। इंडिया बोला कि भाई अब तक सागर था, अब हम करेंगे महासागर। ठीक है। महासागर इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ सागर डॉक्ट्राइन। व्हाट इज़ महासागर? इट इज़ म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ
अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, अब महासागर किस किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि हम भाई मैरीटाइम के अंदर करेंगे लीडरशिप। लीडरशिप तो अपने को करनी है हर जगह। ठीक है, तो इंडिया के लीडरशिप को प्रमोट करेंगे। इंडिया विल बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रेस्पॉन्डर। अगर इंडियन ओशन में कुछ हो जाता है तो इंडिया विल बी ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर। मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ग्लोबल साउथ को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को, ग्लोबल साउथ को हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा बढ़िया सामंजस्य हो। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अपनी बढ़ाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको भी फॉर्मुलेट करेंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कि रेस्पॉन्सिव होगा, रेजिलिएंट होगा। ठीक है, मतलब रेजिलिएंट मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा। अब क्या कह रहा है कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। देखो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कह रहा है कि भाई मैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तुमको, अहम ब्रह्मास्मि। इंडिया कह रहा है कि मैं, इसने अपने आप को इटसेल्फ एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। इंडिया एक्टिवली इंगेज करता है इन काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस। पायरेसी आपको सभी को पता है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से, कि भाई काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस के अंदर भाई कुछ स्मगलिंग वगैरह ना हो इंडियन ओशियन के अंदर। और कोऑपरेट करता है विद अदर नेशंस टू कॉम्बैट IUU फिशिंग, मैरीटाइम टेररिज्म एंड मैरीटाइम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मतलब हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। इंडिया कंडक्ट करता है जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस एक्सरसाइजेज। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो सर्विलांस करेगा वो इंडिया करेगा। एंड इंफॉर्मेशन शेयर करता है थ्रू इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ठीक है, इंडिया बेसिकली सारा काम कर रहा है कि हम कर रहे हैं भाई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंगेजमेंट विद लिटोरल स्टेट्स। इंडिया ने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बायलैटरल पार्टनरशिप बना ली है विद इंडियन ओशियन रीजन के लिटोरल स्टेट्स के साथ। जैसे मॉरिशस के साथ हमारी बढ़िया रिलेशनशिप्स हैं, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, सेशल्स के साथ। इससे क्या होगा, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं इन कंट्रीज़ को, HADR सपोर्ट दे रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट दे रहे हैं। और डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन आर द कोर पिलर ऑफ इस पार्टनरशिप का जो है, ये सारे कोर पिलर है। रीजनल लीडरशिप, बिल्कुल सही बात है, हमको भाई इस हमारे रीजन के अंदर दबदबा चाहिए। ठीक है, बखाल चाहिए। इंडिया प्लेज ए की रोल इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स इन द IORA, इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन, इंक्लूडिंग इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन कमीशन। इसकी फुल फॉर्म एक बार शायद मैंने गलत बोल दी, पता नहीं, चेक कर लेना। ठीक है, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। इंडिया जो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर अलग अलग पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। जैसे चाबार पोर्ट को डेवलप करने की बात कर रहा है, सच एज श्रीलंका के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर रहा है, मॉरिशस में भी कर रहा है, सेशल्स में भी कर रहा है, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। सागरमाला 2.0, सागरमाला 2.0 एक इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करेगा। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनलैंड वाटरवेज, एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू फर्दर इन्हांस इंडिया की मैरीटाइम कम्पिटिटिवनेस। अब क्या कह रहे हैं, HADR की बात कर रहे हैं अपन लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की। इंडिया एक ज़रूरी रोल प्ले करता है एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि भाई किसी कंट्री के अंदर कुछ हो गया, वहाँ पे कहीं भूकंप आ गया, वहाँ पे कुछ चक्रवात आ गया, वहाँ पे कोई टाइफून वाइफून आ गया, तो इंडिया कह रहा है कि भाई मैं हूँ कंधा देने के लिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे अपने पास क्या आया था, टाइफून यागी आया था, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भाव। थोड़ा सा दिमाग में रखना कि टाइफून यागी के टाइम पे इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सद्भाव। और मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की, किसको, म्यांमार को, लाओस को और वियतनाम को। इम्पोर्टेंट, ये रहा देखो, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। थोड़ा सा आई एम ए लिटल लेस फोकस्ड, इसलिए कोई नहीं। इम्पोर्टेंट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स इन द IORA, इंडियन ओशियन के अंदर अलग अलग जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे हैं जो अपने इंडियन ओशियन के अंदर काम कर रहे हैं। पहला देखते हैं अपन, IORA है। सेकंड इज इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, सेकंड का नाम क्या है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। थर्ड इज इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। फिर है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बिम्स्टेक आपको पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर आता है इंडियन ओशियन कमीशन। चलो एक एक करके देखते हैं।
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो है इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, जिस फाउंडिंग मेंबर ऑफ 23 मेंबर IOR है ये। अब देखो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मतलब क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलरली इंडियन ओशियन का ग्रुप है ये, तो इट इज़ रीजनल ग्रुपिंग। उद्देश्य क्या है इसका कि हम लोग भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मैरीटाइम सेफ्टी करेंगे, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी करेंगे, यही तो काम है यार। ठीक है, अगर इंडियन ओशन के लिए मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो वहाँ से भाई सारी साफ सिंपल बात है, जो कोई नाव नूव आएगी, जो जहाज़ आएगी, जो सामान लेके आएगी, वो जो जहाज़ है वो सही से निकल जानी चाहिए, कोई वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। फिर आता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, भारत ने 2008 में लॉन्च किया था। मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने का कोशिश है। ठीक है, इंडियन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 19 में लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। इट इज़ ओपन है, मतलब कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई ट्रीटी साइन नहीं करनी पड़ेगी। इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका उद्देश्य है कि मैनेज करे, कंजर्व करे, सस्टेन करे और सिक्योर करे मैरीटाइम डोमेन को। फिर आता है अपने पास क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको तो पता ही है अपने को। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, सेफ्टी के बारे में बात करता है, HADR के बारे में बात करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा एटसेट्रा इनके बारे में बात करता है। बिम्स्टेक, इंडिया इज़ द लीड कंट्री ऑफ द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर अलग अलग पिलर्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब अलग अलग पिलर्स और हर पिलर एक एक कंट्री को दिया गया है, एक एक मेंबर कंट्री को दिया गया है कि भाई तू ये चीज़ संभाल ले, तू ये चीज़ संभाल ले। इसी तरह इंडिया जो है सिक्योरिटी वाले पिलर को संभाल रहा है बिम्स्टेक के अंदर। और इस सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है, इसमें काउंटर टेररिज्म आता है, ट्रांस नेशनल क्राइम आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब इसके अंदर आता है। अब एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं अपन इंडियन ओशियन कमीशन। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर। अब इंडियन ओशियन कमीशन का जो इंडिया है इज़ एन ऑब्जर्वर स्टेट। अभी तक अपन ने इतनी चीज़ें देखी, देखो ये किसी भी चीज़ के अंदर इंडिया वॉज नॉट एन ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, बट इंडियन ओशियन कमीशन के अंदर इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर स्टेट। दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू हैव इन द माइंड। चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू द इंडियन स्ट्रेटेजी, इंडिया की स्ट्रेटेजी इंडियन ओशन के अंदर उसके लिए क्या चैलेंज है और क्या थ्रेट है। अब अपने को चैलेंजेस पता होंगे तो इस चीज़ के लिए चैलेंज है तो कैसे ठीक करना है। मेरे से भाई मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, ये दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी, मैं क्या करूँगा, मैं अलार्म लगाऊंगा। दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द वे। ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस होंगे और चैलेंजेस जैसे कुछ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी गैप्स हैं। इन सबको कैसे ठीक करेंगे अपन, इन सबको ठीक करेंगे भाई हमको एक बनाना है इंगेजमेंट प्लान कि किस कंट्री के साथ कैसे इंगेज करना है, किस एरिया में कैसे फोकस करना है। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, मतलब इस स्ट्रेटजी के लिए एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन बनाओ, एक बॉडी बनाओ जो काम करेगी। चलो ये करके देखते हैं क्या करेगा इंडिया। इंडिया करेगा बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स, एक सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स विद इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कह रहा है कि जैसे श्रीलंका एंड मालदीव्स विद चाइना, अलग अलग जो चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वो इन्वेस्ट कर रही है श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, उन्हें खुद के पोर्ट बना रही है। तो दिस इज़ एन इशू फॉर इंडिया। ठीक है, आइलैंड स्टेट्स हैजिंग बिटवीन पार्टनर्स इज़ अ चैलेंज इन स्टडी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट। रीजन फेसेस इशू लाइक पायरेसी है, यहाँ पे टेररिज्म यहाँ पे है, इलीगल और अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है यहाँ पे, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब यहाँ पे है। ठीक है, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कनेक्टिविटी गैप्स। बहुत से इंडियन ओशन की रीजन की कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया के की पार्टनर जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, बिल्कुल हैं भाई, गरीब लोग हैं यार। वी आर नॉट लाइक USA कि हमारे पास भाई साहब इतनी भयंकर इकोनॉमी है कि हम कुछ भी कर दें। ठीक है, वी आर अ वेरी बिग कंट्री विद लॉट एंड लॉट ऑफ द पॉपुलेशन, पीपल एवरीवेयर, यू लुक हेयर एंड देयर एवरीवेयर पीपल यू नो। तो हमारे पास पैसे ही कमी है भाई, फाइनेंशियल लिमिटेशन है। ऐसे ही और जो कंट्रीज आसपास में मॉरिशस वगैरह, इनके पास पैसे ही कमी है। तो हमारे पास, इसलिए हम कर रहे हैं कोशिश लाइफ में कुछ ना कुछ करने की, पोर्ट्स वोर्ट्स बना रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान बनाएंगे। इंडिया को फॉर्मुलेट करना चाहिए एक इंगेजमेंट प्लान जो कि सारे के सारे 35 स्टेट्स मतलब आसपास की कंट्रीज़ जो इंडिया से
कनेक्ट करती हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इनको इनके ऊपर फोकस करें और इनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी का ध्यान रखें, क्लाइमेट रेजिलियंस का भी ध्यान रखें इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाए, डिफेंस कोऑपरेशन भी करे। इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, इंडिया जो स्ट्रेटेजी बना रहा है उसको किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाए। एक कैसे करेगा, एक स्पेशल बॉडी बनाएगा, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगा, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के क्या होंगे, इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस होंगे जो कि डिसीजन मेकिंग करेंगे। इनेबल फास्टर बेटर कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट इन द रीजन। फिर आएगा इंटीग्रेटिंग इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज, ठीक है। इंडियन ओशियन की और पैसिफिक ओशियन की स्ट्रेटजीज को तुम इंटीग्रेट कर दो भाई। एक यूनिफाइड और कोहेरेंट मैरीटाइम स्ट्रेटजी बनाओ जिसके अंदर इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़ को अपन लोग वो कर सके, इकट्ठा कर सके। कौन कौन सी, जैसे आसियान जो है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्वाड, इन सबको इकट्ठा कर दो, इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। फिर आता है ग्रीन महासागर, क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल ग्रीन का मतलब क्या है यार, जहाँ पे ग्रीन आ गया वहाँ पे एनवायरमेंट की बात होगी, साफ सिंपल बात है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि जिससे एनवायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी आए, जो कि मैरीटाइम इकोसिस्टम के ऊपर भी बात करे, पॉल्यूशन रिडक्शन की भी बात करे, डिजास्टर हो जाए डिजास्टर को ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाए भाई अपन, और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करे। तो ग्रीन महासागर की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथन मैरीटाइम स्ट्रेटजी, ठीक है, अपन लोग अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथन कर लेंगे, सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ाएंगे, एआई ड्राइवन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लेके आएंगे। इंडियन नेवी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा इसके अंदर। हमारे जो इंडियन नेवी के फ्लीट है, फ्लीट मतलब जो जत्थे बोलते हैं शायद उनको हिंदी में, मतलब फ्लीट तो पता ही है यार, फ्लीट रेडीनेस मतलब तैयार खड़े रहेंगे कि भाई कुछ दिक्कत आ गई तो अभी के भी ठीक कर देंगे, लाओ। हमारे जो जवान उनकी ट्रेनिंग करें, पर्सनल ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, एक्सलरेट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेवल फोर्सेज बाय प्रायोरिटाइजिंग इंडिजीनियस डेवलपमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अब क्या करेंगे, इंडिया का कल्चरल फुटप्रिंट को भी अपन बढ़ा रहे हैं। कैसे, इंक्रीज फंडिंग ऑफ इंडियन मिशंस टू अंडरटेक इनिशिएटिव, जैसे कल्चरल सेंटर बनाएंगे, आर्ट परफॉर्मेंसेज एंड हेरिटेज प्रमोशन। कंक्लूजन के अंदर देखो ये वही बात होगी, इंडियाज़ पॉलिसी इन इंडियन ओशन रीजन, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए यार। देखो मतलब सबसे पहले तो आपको किसी भी जगह की प्रॉब्लम याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम पता है ना तो आपको इलाज निकाल लोगे आप, ठीक है। किसी को अगर आपको पता है कि उसके घुटने में दर्द है तो आप कहोगे तो मूव लगा ले भाई यहाँ पे। अगर मूव नहीं लगा रहे तो कॉमन सेंस से भी अगर आपका एक एक्सट्रीम, मतलब सबको नहीं पता मूव मान लो, लेकिन इतना तो पता है कि अगर वो आदमी एक्सरसाइज करेगा तो उसका घुटना ठीक हो जाएगा। तो अपने को अगर स्पेसिफिक फैक्चुअल चीज़ें नहीं पती तो कम से कम उसके बारे में नॉर्मल चीज़ तो पता होगी, ठीक है। तो इंडियाज़ पॉलिसी इन इंडियन ओशन रीजन इज सेंटर्ड ऑन मेंटेनिंग सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करती है, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करती है, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ग्रेटर प्रोस्पेरिटी इन रीजन एंड मेकिंग इंडियन ओशन फ्री। यही बात है अपने को इंडियन ओशन के ऊपर, वी हैव टू मेक इंडियन ओशन फ्री, वी हैव टू मेक इंडियन ओशन ओपन इंक्लूसिव स्पेस विच इज बेस्ड ऑन द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान की सेंट्रलिटी की बात कर रहा है ये, कि आसियान जो है, देखो व्हाट इज़ द आसियान सेंट्रलिटी। आसियान सेंट्रलिटी कैसा कंसेप्ट है, पहली बात तो आसियान जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आसियान सेंट्रलिटी का मतलब ये है कि भाई इस रीजन के अंदर आसियान ही सेंटर में रहेगा, इस रीजन में आसियान का ही दबदबा रहेगा। अगर कोई और चीज़ें होती हैं, अगर किसी बाहर के नेशन का कोई इन्फ्लुएंस आता है तो उसके अंदर आसियान ही सेंटर के अंदर रहेगा, यही कहना चाह रहा है। अब कह रहा है कि आसियान सेंट्रलिटी बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। ये कितनी ज़रूरी है कितनी ज़रूरी नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सीधा मेंस में ये यहाँ डाल सकता है, यहाँ पे लास्ट में इसने फुल स्टॉप लगा के यहाँ कर देगा एक्सप्लेन, ऐसे स्टेटमेंट डाल के, एल्यूसिडेट, कमेंट, ठीक है। नीचे लिख देगा 250 वर्ड्स। तो इसलिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली न्यूज़ का ही पार्ट है। तो अपन देख रहे हैं कि आसियान की सेंट्रलिटी है ना, आसियान की सेंट्रलिटी इज़ बेसिकली अंडर स्ट्रेन, क्योंकि ग्रेट पावर की राइवलरी हो रही है। ग्रेट पावर जैसे यूएस चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड टेंशन्स हो रही हैं,
शिफ्टिंग ऑर्डर रिक्वायरिंग बोल्ड रिफॉर्म्स एंड डीपर पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, चलो देखते हैं अब आसियान क्या है, आसियान कब बना कब नहीं बना, आसियान ने क्या किया। देखो याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1967 में सब लोग बैंकॉक गए थाईलैंड में पार्टी करने, उन्होंने बोले चलो भाई एक आसियान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आसियान डिक्लेरेशन हुआ या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। अब इसका उद्देश्य क्या है कि उस रीजन की इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्रेस हो, वहाँ पे पीस हो, स्टेबिलिटी आए, रूल ऑफ लॉ बढ़े और एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर कोलैबोरेशन आए। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आसियान बना तो था थाईलैंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पर डिक्लेरेशन हुई थी, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट जो है ना वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। दिस इज़ अ थिंग विच यू शुड कीप इन द माइंड। इसके अंदर अलग अलग 10 कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ हैं। इसको याद करने का तरीका है भैया ये देखो, MBBS क्लिप टीवी, ये दिमाग में होना चाहिए। आसियान UPSC पूछ चुका है, UPSC हैज़ आस्क्ड इट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, ऐसा कुछ करके पूछा है। ठीक है, तो MBBS क्लिप टीवी, M से अपने पास क्या आ गया, M से आ गया अपने पास म्यांमार, B से आ गया ब्रुनेई, सॉरी M से अपने पास है मलेशिया, B से ब्रुनेई, B से बर्मा, म्यांमार मतलब बर्मा, ठीक है, B से बर्मा है, S से सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, T से अपने पास है थाईलैंड एंड V से वियतनाम। दिस इज़ अ ट्रिक, ये आपको मिल जाएगी ऐसे क्रोम पे देखोगे तो भी, खोल के गूगल करोगे तो भी। फिर आता है आसियान समिट। देखो अपने घर में एक मेन इंसान होता है जो कि सारे घर के पॉलिसी मेकिंग करता है, करके डिसीजन लेता है। वैसे ही आसियान के अंदर एक बॉडी है, उसका नाम है आसियान समिट। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द आसियान। इस बॉडी के अंदर सारे के सारे जो अलग अलग गवर्नमेंट हैं, आसियान मेंबर्स की जो गवर्नमेंट है उसके हेड सारे इसके अंदर बैठते हैं। आर्टिकल 1.5 जो आसियान चार्टर का है ना, वो ये कहता है कि जो इस ग्रुपिंग का प्राइमरी गोल है ना, वो गोल क्या है, सेंट्रलिटी एंड एक्टिव रोल ऑफ द आसियान। सही बात है, उस रीजन के अंदर आसियान का ही सेंट्रल रोल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या रहा है कि रेलेवेंस ऑफ द आसियान सेंट्रलिटी इन द रीजन। अब देखो वहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइजेशन है उस रीजन के अंदर, इसका क्यों ज़रूरी है कि ये इसकी सेंट्रलिटी हो। अगर ये वहाँ पे रहेगा, देखो ये दिस बेसिकली इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। कैसे, आसियान के अंडर एक फोरम है, जैसे उसका नाम है आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ये भी आसियान के अंडर है। तो इस टाइप के जो फोरम्स हैं ये प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक अपने को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपने को एक स्पेस दे रहे हैं कि चलो भाई हम डिफेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम मैरीटाइम पे डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे। और इन सारे डिफेंस और मैरीटाइम डायलॉग्स के अंदर बेसिकली आसियान के मेंबर और एक्सटर्नल पावर के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो क्या कह रहा है कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पे, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठ के बात करो, मैं संभाल लूँगा यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी। आई एम सेंट्रल हेयर इन दिस रीजन, दिस इज सेंट्रलिटी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब देखो इस रीजन के अंदर ये रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ था, आपको पता होगा, बहुत बवाल मचा था। इंडिया इज़ नॉट द पार्टनर, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ इट, चाइना इज़ मेंबर ऑफ इट। तो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ था, इसको भी आसियान ने लीड किया था। ठीक है, अब आता है नॉर्म बिल्डिंग मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ होगी वो नॉर्म भाई हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, जिसका उद्देश्य था कि भाई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर क्या करेंगे अपन, ओरिजिनली मेंट फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट, ये जो ये ट्रीटी है ना, ये इसका उद्देश्य था, मतलब शुरुआत के अंदर इसमें यह था कि भाई सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये एक रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर इवॉल्व हो गया। इसके अंदर US, चाइना, रशिया भी इसके सिग्नेटरीज बन गए हैं। तो नॉर्म बिल्डिंग बेसिकली यही कर रहा है। लेकिन अब थ्रेट्स आ गए हैं आसियान सेंट्रलिटी के लिए। थ्रेट्स क्या होंगे, थ्रेट्स बेसिकली यूँ मान लो कि यार घर का तुम्हारा एक मेंबर है, वो यूँ कह रहा है कि नहीं भाई मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैं किसी बाहर के आदमी की बात मानूंगा। ठीक है, घर में किसी और बाहर के इंसान का इन्फ्लुएंस आ गया, जैसे कोई और पावरफुल चीज़ है उसका इन्फ्लुएंस आ गया, तो ग्रेट पावर राइवलरी, US और चाइना का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, US चाइना के कंपटीशन, मार्जिनलाइजिंग आसियान, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनल यूनिटी के अंदर फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। वो कैसे, कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई हम US के साइड हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चाइना के साइड हैं। ठीक है, जैसे
बेल्ट रोड इनिशिएटिव वर्सेस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम चाइना के BRI का आर की तरफ हैं, BRI की तरफ है, कुछ कहेंगे कि हम भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ है। तो इन दो बड़ी 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 पावर्स के बीच में जब राइवलरी हो रही है तो चीज़ें टूटेंगी। अब बताइए US टैरिफ। द टैरिफ आर डिस्टेबलाइजिंग द ट्रेड सिस्टम। अब ट्रेड सिस्टम जो है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है टैरिफ, विच इज़ क्रूशियल फॉर द आसियान इकोनॉमीज़। फिर कह रहा है रीजनल आर्किटेक्चर ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग रीजनल आर्किटेक्चर। मतलब क्या हुआ कि और आसपास में अलग अलग जो आर्किटेक्चर हैं, जैसे क्वाड हो गया, जैसे ऑकस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, ये जो हैं ये आसियान के दबदबे को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, दे चैलेंज आसियान लेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसे ईस्ट एशिया समिट, और अपन ने ऊपर पढ़ाइए जो ये मिनिस्टर्स वाली डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस है उसको चैलेंज कर रहा है। सही बात है। मैं अब USA जाके कहेगा कि भाई मैं इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर मेरी जिम्मेवारी सिक्योरिटी की। आसियान इज लाइक हु आर यू, यही तो कहेगा आसियान उसको कि भाई मेरी जगह है यहाँ पे, तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो, मैं अपने आप देख लूँगा। तो क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ये अब ऑस्ट्रेलिया, UK, US का अपने पास पूरा का पूरा एक ऑकस नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये बेसिकली आसियान को चैलेंज कर रहे हैं। अब इंटरनल डिविजन्स, वही मैं कह रहा था कि वियतनाम तो यूँ कह रहा है आसियान के मेंबर्स को कि भाई चाइना को कन्फ्रंट करो, इसके ऊपर प्रेशर डालना अपने को। लेकिन कंबोडिया, लाओस, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूँ कह रहे हैं कि चाइना को यार थोड़े से पैसे दे दो, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको लोन चाहिए। तो अभी ये लोग पैसा मांग लेंगे और कुछ कंट्री कह रही है कि इसको अपोज करो, तो अगेन इट विल बी एन इशू। अब क्या कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। अब म्यांमार के अंदर अपने पास इशू आए थे, म्यांमार के अंदर पूरा का पूरा पॉलिटिकल इशू आ गया था, करंट अफेयर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो रोहिंग्या इशूज़, ठीक है ना। तो आसियान स्ट्रगल्ड टू इन्फोर्स इट्स 5 पॉइंट कंसेंसस। इसकी वजह से क्या हुआ कि म्यांमार के अंदर अब भाई तुम्हारा, अब मेरा क्षेत्र है कि मैं इस चीज़ को संभालूँ, अब मैं उसको नहीं संभाल पाऊंगा तो कोई ना कोई तो आएगा, मैं उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो इसलिए एक्सटर्नल पावर्स जो है इन द इंडो पैसिफिक एशियन वो आई उन्होंने यहाँ पे, अब उन्होंने यहाँ पे संभाला। ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। आसियान के सेक्रेटरी के पास भाई पैसे कम हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से इसके जो एम्बिशियस इनिशिएटिव्स हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। अब क्या करेंगे अपन, वे फॉरवर्ड करेंगे, हम आसियान को कर देते हैं अपग्रेड भाई साहब। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आसियान का एक है कम्युनिटी, आसियान का क्या अपने पास एक कम्युनिटी विजन 2045, एक विज़न है आसियान कम्युनिटी का। ऐसे एक आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी प्लान, ये एक प्लान है। ऐसे एक आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी स्ट्रेटेजिक प्लान है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब प्लान से अपन लोग क्या करेंगे, अपन ठीक कर लेंगे, आसियान को ठीक कर लेंगे भाई। ये जो विजन है आसियान कम्युनिटी विजन, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी स्ट्रेटेजी प्लान, तो इसे ठीक कर लेंगे। कोऑपरेट विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स, जैसे यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमको आसियान के साथ, एंड इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, फिर आता है फॉर्मल कंसल्टेशन मैकेनिज्म्स। देखो ऐसा करो, अगर तुम्हारी जगह के अंदर क्वाड जो है वो आके हवाबाजी कर रहा है, क्वाड जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, तो आसियान क्या करेगा, क्वाड को कहेगा क्वाड तो यहाँ पे आ यार, तू बैठ मेरे पास, तो मेरे को बता दे रहा मैं हूँ यहाँ का भाई सब बॉस। तो ठीक है, तो क्वाड से बैठ के बात करेंगे। यूँ कहता है चल तू बता तेरे को किस तरीके से किस यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, दोनों मिल के जॉइंट इनिशिएटिव चालू कर लेंगे। जो तेरे को कंसर्न है वो कंसर्न मेरे को बता, मैं भी उस कंसर्न की तरफ काम करूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अपने पास ऐसे अरेंजमेंट बन जाएंगे जो कि आसियान लेड प्रोसेस होंगे इस जगह के अंदर। क्लोजर पार्टनरशिप विद इंडिया, इंडिया शेयर्स आसियान इंटरेस्ट इन इन्हांसिंग रीजनल ट्रेड, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये कह रहा है कि इंडिया का भी तो यही इंटरेस्ट है, हाउ कैन इंडिया डील विद शिफ्ट ऑफ आसियान सेंट्रलिटी। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि चलो भाई दोनों मिलकर एफर्ट मारते हैं, सिंक्रोनाइज एफर्ट्स, कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, इंडिया कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव विद आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। तो हम दोनों कोऑपरेशन करेंगे भाई। ठीक है, हम दोनों की जो शेयर्ड कंसर्न है ना उनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे शेयर्ड हमारे कंसर्न्स क्या क्या हैं, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर रेस्पॉन्स हो गया, ब्लू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, ये सब। फिर आता है एक्सप्लोर पोटेंशियल सिनर्जीज़, हम लोग हमारे कहाँ कहाँ पे हम लोगों की सिनर्जी बैठ सकती है, हम लोगों का कहाँ कहाँ आपस में सामंजस्य बैठ सकता है, आसियान और इंडिया का कहाँ कहाँ पे सिनर्जी बैठ सकती है। ठीक है, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल एटसेट्रा।
इन सब रीजनल फ्रेमवर्क्स के अंदर अपन देख लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ हमारे सिनर्जीज हैं। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसकी अपन बात कर रहे थे अभी, बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसके साथ साइन कर लिया आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। इसको और इफेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाओ, ठीक है, सिंपल बनाया जाए, ट्रेड फैसिलिटेटिव फॉर बिजनेस। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन द आसियान इंडिया टूरिज्म कोऑपरेशन वर्क प्लान। ये टूरिज्म कोऑपरेशन दो चीज़ें हैं, आपस में टूरिज्म कोऑपरेशन कर लें तो ठीक है। टू एक्सप्लोर डीपर का कोऑपरेशन, सपोर्ट जॉइंट प्रोग्राम्स फॉर टूरिज्म एजुकेशन ट्रेनिंग। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे बॉल बच्चन कर रखा है, मतलब जो इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा नहीं बता रखा थोड़ा सा, लेकिन बॉल बच्चन कर रखा है। ठीक है, मतलब हम यही कर सकते हैं भाई आसियान के साथ, जो हमारे पास हमने किया होगा उसी को तो आगे बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन, आसियान हैज़ मर्ज्ड एज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया। द की अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड इज़ टू रीअसर्ट इट्स सेंट्रलिटी इन साउथ एशियन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कंक्लूजन आ गया। तो अभी अपने जो हैं ये है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अब देख लो जो पहला आर्टिकल है ये है इंडिया फिलीपींस ने क्या किया है, इंडिया फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया और फिलीपींस ने अपनी बायलैटरल टाइज़ को एलिविएट कर लिया है और अभी क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दिस पार्टनरशिप इज़ गाइडेड बाय प्लान ऑफ एक्शन 2025-29। इस न्यूज़ के बारे में और क्या चीज़ें हैं कि इंडिया की जो पार्टनरशिप है ना फिलीपींस के साथ, इसको 75 ईयर्स हो गए हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के टाइम पे इंडिया और फिलीपींस के जो रिलेशनशिप है उनको 75 ईयर्स हो गए हैं, जो कि 1949 के अंदर इस्टेब्लिश किए गए थे ये जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं। और इसके अलावा इंडिया ने फिलीपींस के साथ मतलब क्या है, फिलीपींस इज़ बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया के लिए इंडिया की और भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की 1992 में थी। इसको अपग्रेड करके जो पॉलिसी आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट कैसे, ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट एशिया इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, तो ऐसे ही लुक ईस्ट पॉलिसी एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया फिलीपींस का रिलेशन का अगर ओवरव्यू देखें अपन लोग तो अपना बायलैटरल ट्रेड जो है वो इतना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना है। हमारे जो पीपल टू पीपल टाइज़ हैं तो डायस्पोरा अपना अच्छा खासा है, अराउंड 1.2 लाख इंडियंस फिलीपींस के अंदर रह रहे हैं। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में भी हम लोग फिलीपींस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स वगैरह के अंदर। साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में भी दोनों नेशंस जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं। मैरीटाइम फील्ड में भी हम लोग मैरीटाइम दोनों मिलके, इंडिया और फिलीपींस मिलके मैरीटाइम अवेयरनेस कर रहा है। ठीक है, अब ये साइंस एंड टेक में भी हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ के साथ इन चीज़ों में करते रहते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि श्रिम्प इज़ समथिंग लाइक, जैसे श्रिम्प होता है, श्रिम्प इज़ अ सी फूड, ठीक है, श्रिम्प इज़ अ सी फूड। जैसे प्रॉन्स होते हैं ना, प्रॉन्स, वैसे ही श्रिम्प इज़ अ सी फूड। तो ब्लू इकोनॉमी में भी हम लोग दोनों मिलकर, इंडिया और फिलीपींस मिलकर चीज़ें ठीक करने चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब कह रहा है कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप, डिफेंस पार्टनरशिप। कैसे, इंडिया से जो फिलीपींस है वो खरीद रहा ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया ने कर ली फिलीपींस के साथ डील, और फिलीपींस इज़ द फर्स्ट फॉरेन बायर जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। $375 मिलियन की ये डील हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है कि चाइना जो है, चाइना ज़्यादा दबदबा है चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, लंबे टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, और इस वजह से फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी के पास पड़ता है, तो फिलीपींस के सॉवरेनिटी के ऊपर थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, इसलिए इंडिया कह रहा है फिलीपींस चलो दोनों मिल के साथ में कोऑपरेशन करते हैं और चाइना के अगेंस्ट अपन कुछ करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया बैक्स द फिलीपींस स्टांस ऑन 2016 आर्बिट्रेशन रूलिंग। हुआ क्या था 2016 के अंदर कि जो चाइना है वो अपनी इस साउथ चाइना सी के अंदर कुछ आइलैंड्स थे, उनके ऊपर ज़्यादा अपना वो दिखा रहा था कि भाई ये आइलैंड मेरे हैं, लेकिन फिलीपींस गया उसके बाद अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और वो जो आर्बिट्रेशन था वो फिलीपींस के पक्ष में था। ठीक है, इंडिया कॉल्स है रूल बेस्ड ऑर्डर। इंडिया कह रहा है कि भाई यूएन क्लोज के रूल्स के हिसाब से ही सारा कुछ सी के अंदर नेविगेशन होना चाहिए, सी में फ्रीडम होनी चाहिए, और यही चीज़ फिलीपींस कह रहा है। फिर कह रहा है इंडो पैसिफिक विजन, इंडिया का जो पैसिफिक को लेके विज़न है वो कह रहा है कि वहाँ पे हम लोग करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
ठीक है। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर फिलीपींस इज ए की प्लेयर। ये आप लोग देख लेना कंक्लूजन इसका। अब बताए यूएन इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। यूएन और इंडिया दोनों मिलकर ग्लोबल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और इसके लिए लिया गया है इनिशिएटिव। अब देखो क्या कह रहा है कि इंडिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं यूएन के साथ मिलके अंडर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर एशिया अफ्रीका एंड द कैरेबियन कंट्रीज़। इंडिया और यूएन ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया इसको सितंबर 2023 के अंदर, इस इनिशिएटिव को। इसमें क्या करेगा इंडिया अपने डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस, मतलब इंडिया यूँ कह रहा है कि भाई एशिया में तो थोड़ा बहुत मेरा कुछ हवाबाजी है, एशिया में तो मैंने कुछ कर लिया है, एशिया में तो मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लिया है, तो मैं अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूँगा। मैं क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ वो मैं शेयर करूँगा, एक्सपर्टीज़ शेयर करूँगा विद ग्लोबल साउथ नेशंस। ग्लोबल साउथ वाले नेशंस बेसिकली डेवलपिंग और ये इस टाइप वाले नेशन, ठीक है। ये हम ये सारी जो ग्लोबल साउथ वाले नेशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे और इस वजह इस सब के मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अचीव करने में मदद मिलेगी। ये जो चीज़ है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू यूएन इंडिया एसडीजी कंट्री फंड एज वेल एज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन तो अलग है, इसके अलावा अपने पास ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक ट्रेड डील के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं। व्हाट इज़ टर्म्स ऑफ रेफरेंस? भाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब जैसे हमने कोई डील साइन की और उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, इस टाइप का टर्म्स ऑफ रेफरेंस की इन टर्म्स के अंदर यही टर्म्स होंगे, इन चीज़ों के ऊपर अपन आगे चलकर डील करेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, साइनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि अब हम फॉर्मल कमेंसमेंट हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विद द गोल टू एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेड कोऑपरेशन, ठीक है। फॉर्मली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू कर दिया है। अब इससे अपने को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं अपन किसके साथ? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। तो इसकी वजह से ट्रेड एक्सपेंशन होगा। ट्रेड एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा कि इसकी वजह से अपने पास बाइलेटरल ट्रेड जो है, द बाइलेटरल ट्रेड स्टूड एट $69 बिलियन, इतना जो है वो अपना इतना ट्रेड था 2024 के अंदर, जो कि 7% इंक्रीज है 2023 से। और फ्री ट्रेड की वजह से अब तक जो कि अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल था वो पोटेंशियल को अपन एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर आता है मार्केट एक्सेस। बिल्कुल सही बात है, फ्री ट्रेड की वजह से हमको ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिल पाएगा। ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिल पाएगा मतलब यूरेशिया वाली मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे अपन लोग बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। होगा क्या कि इंडियन एक्सपोर्टर जो हैं बिकॉज ऑफ द यूएस ने जो टैरिफ बढ़ा दी हैं उस वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स विल एक्सपोर्ट टू दिस प्लेस इज़ व्हाट दिस प्लेस इज़ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इन्हांस कम्पिटिटिवनेस, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की पोजीशन अगेंस्ट नॉन मार्केट इकोनॉमीज़, ठीक है। इट विल सिग्निफिकेंटली बेनिफिट, ये अपने इंडिया की एमएसएमईज़ को भी बेनिफिट करेगा। एनर्जी पार्टनरशिप, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या कह रहा है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हमको अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है इंडिया की ग्रोथ के लिए। क्या कह रहा है कि देखो रशिया से हम लोग अराउंड 35 to 40% जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो रशिया से कर रहे हैं। तो अब इस वाले एरिया से अगर अपने पास क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो वो फ़ायदेमंद ही होगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, जब इकॉनमी पढ़ोगे आप लोग उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब के बारे में, अलग अलग एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। एक इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, एक फ्री मार्केट क्या होता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग, अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारे टाइज जो है रशिया के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब ये इसकी वजह से इंडिया की जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की उसमें भी मदद मिलेगी। अब ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब मैं ये चीज़ आपको बता रहा था कि बार्क BARK, ये दिस इज़ द, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के कौन कौन से मेंबरशिप हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं। B फॉर बेलारूस हो गया, A से आर्मेनिया हो गया, R से रशिया हो गया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, बार्क BARK के, ठीक है। अब आता है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रखा है। ज़रूरत नहीं इस लाइन की, पता है आपको इस चीज़ के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जेनेसिस
एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2014 में ये बना था। प्रोवाइड्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड सर्विसेज कैपिटल एंड द लेबर एटसेट्रा। अब आता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी अभी क्या हुआ है कि रशिया ने अपना यूँ कह दिया कि भाई अब से मैं इस ट्रीटी का पार्ट नहीं हूँ, मेरा इस ट्रीटी को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इस ट्रीटी के बारे में रशिया ने कह दिया कि मैं अब से इसका पार्ट नहीं हूँ। रशिया ने कहा कि अभी यूएस ने क्या, देखो पहले इस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं क्या है कि ये ट्रीटी यूएस और रशिया के बीच में साइन हुई थी 1987 के अंदर। इस ट्रीटी ने कहा कि अपन क्या करते हैं, दोनों के दोनों रशिया और यूएस जो भी अपने पास मिसाइल वगैरह है ना, वो सारी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड द क्रूज मिसाइल्स। ऐसे मिसाइल जिनका टारगेट, जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में है, इन सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस ट्रीटी के हिसाब से। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि भाई धरती के ऊपर पीस आ सके, धरती पे शांति आ सके, किसी के पास कोई ऐसे मिसाइल वगैरह ना हो, बम पटाखे ना हो, ठीक है। ये एक पहला मेजर एग्रीमेंट था जो इसका उद्देश्य जो कि रिड्यूस कर रहा था न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, ठीक है, जो कि रिमूव कर रहा था एक एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स को। एंड ये अलाउ कर रहा था कि ऑन साइट इंस्पेक्शन की जा सके। ऑन साइट इंस्पेक्शन मतलब कि मैं मान लो अमेरिका का एक बंदा हूँ, मैं अमेरिका का अपॉइंट किया हुआ एक ऑफिशियल हूँ, मैं जाके रशिया के अंदर देख सकता हूँ कि भाई इनके पास मिसाइल है कि नहीं है, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी कि नहीं कर दी है। इट इज़ ऑन साइट वेरिफिकेशन। INF treaty was already weakened after the US withdrawal in 2019। यूएस ने तो पहले ही विड्रॉ कर लिया था। अब क्या रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। देखो अभी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी न्यूक्लियर ट्रीटी से बैक ऑफ कर रही हैं, तो क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि आर्म्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब लोग उसको मानेंगे नहीं, ठीक है, इस टाइप के किसी फ्रेमवर्क को। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब सभी लोग तो कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वो कह रही है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दो भाई, न्यूक्लियर वाली जो मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह हैं उनको सब हटा दो। लेकिन अब खुद मेजर पावर्स ही कह रही हैं कि चलो भाई न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन कर लेते हैं, हम इस टाइप की ट्रीटी को नहीं मानेंगे, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किसी काम का बचेगा नहीं। रिटर्न टू कोल्ड वार पॉलिटिक्स। collapse of treaty has stroked fears of replay of Cold War European missile crisis। आता है increasing security risk। Such weapons take less time to reach targets, raising the likelihood of a global nuclear conflict over a false launch warning। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अलग अलग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के लिए एग्रीमेंट बनाए गए हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज़ ने, मतलब न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए क्या किए गए हैं, एग्रीमेंट्स किए गए हैं। जैसे एक पहले ट्रीटी का नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या नाम है इसका, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1970s के अंदर अपने पास आई थी। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं फैलने देंगे। फिर आती है अपने पास सोल्ट, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। 2002 के अंदर आई थी, यूएस और रशिया के बायलैटरल एग्रीमेंट की वजह से थी ये, यूएस और रशिया के बायलैटरल एग्रीमेंट की वजह से थी ये। अभी ये था कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हम लोग कम कर देंगे। इसी तरह अपने पास सोल्ट के बाद एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी आती है। आप लोग इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रीटी, सोल्ट ट्रीटी किस चीज़ के लिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस चीज़ के लिए। तो 2000 मतलब इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। 2010 में इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड रशिया जो कि लिमिट कर रही है स्ट्रेटेजिक आर्म्स को कम करने के लिए है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स अडोप्टेड एट यूएन इन 2017 और प्रोहिबिट कर रही है पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटी। ठीक है, अब कह रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर पीस एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूएसए। आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर क्या हो रहा है कि पीस एग्रीमेंट जो कि यूएसए ने करवाया है, इसका क्या कह रहा है, डील एम्स टू ब्रिंग, क्या है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। साउथ कॉकेशियस कंट्रीज़, कॉकेशियस इज़ अ माउंटेन, कॉकेशियस इज़ अ रीजन, तो इन कंट्रीज़, ये उस रीजन की कंट्री हैं तो उनको बोलते हैं साउथ कॉकेशियस कंट्रीज़। इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर एक लंबे टाइम से चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, की प्रोविजंस ऑफ द डील, ये डील के प्रोविजंस देखने से पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ये जगह है नागोर्नो काराबाख, और ये जगह है अजरबैजान की जिसको बोलते हैं नाखशिवन जो भी है, मतलब दिस इज़ अ प्लेस।
तो अब हो क्या रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो नागोरोनो और खारबाख वाले रीजन के ऊपर है, मेनली इस वाले रीजन के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। ठीक है, ये रीजन बेसिकली अजरबैजान के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रह रही है उसकी एथनिसिटी आर्मेनियन है। यहाँ पे रहने वाले लोग कौन है? आर्मेनियन है, और ये है अजरबैजान के अंदर। 1980s के अंदर ये रीजन बेसिकली अजरबैजान से टूट के अलग हो गया था, और उसको तोड़ने के अंदर जो सपोर्ट था आर्मेनिया का था। 1991 आया, दोनों कंट्रीज़ ने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस गेन कर ली, लेकिन ये जो डिस्प्यूट था ये नागोर्नो वाला ये कंटिन्यू रहा। 2023 में अजरबैजान ने पूरा का पूरा इस चीज़ का, इस जगह का कंट्रोल ले लिया हाथ के अंदर, और नियरली 1 लाख आर्मेनियंस जो इस वाले एरिया के अंदर थे वो भाग के आ गए कहाँ पे? आर्मेनिया के अंदर। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि ऐसा कह रहा है कि चलो सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, दोनों नेशंस, पहले बात तो तुम लड़ाई बंद करो, और दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करो। अब कह रहा है ट्रम्प रूट फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ट्रम्प ने भाई साहब अपने खुद के नाम पे चीज़ चालू कर दी है, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये कह रहा है चलो भाई शांति रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ काम की बात, मतलब ठीक है ना। एक नया ट्रांजिट रूट बनाया जाएगा जो रूट अजरबैजान को लिंक करेगा। एक नया ट्रांजिट रूट बनाया जाएगा जो अजरबैजान को लिंक करेगा, किससे? ये अजरबैजान है, ये यहाँ से लिंक करेगा इसके इस वाले एरिया को, और ये जो ट्रांजिट रूट आएगा ये आर्मेनिया से होते हुए जाएगा। ठीक है, थ्रू आर्मेनियन टेरिटरी। यूएस हैज़ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स। यूएस की कोऑपरेशन डील, बोथ कंट्री ने साइन की हैं सेपरेट एग्रीमेंट विद द यूएस, जो कि इन्हेंस करेगी कोऑपरेशन इन एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी फील्ड के अंदर। ट्रम्प भाई साहब, ट्रम्प हर जगह शांति फैला रहे हैं। जो ट्रम्प ने, आज मैं ऐसा ही कुछ देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें आ रहा है कि ट्रम्प ने ये कहा है कि मेरे को वो चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़। तो चलो देख, तो 10 अक्टूबर के आसपास में पता लगेगा कि किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। इंडिया सपोर्ट द पीस डील। इंडिया इस पीस डील को सपोर्ट कर रहा है, कॉलिंग इट एन इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी अचीवमेंट थी भाई फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये डील? देखो, आर्मेनिया जो है इकलौती कंट्री इस रीजन के अंदर जिसका साथ इंडिया के साथ ये फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी साइन कर रखी है। अजरबैजान जो है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रूट के ऊपर पड़ती है, जो कि इंडिया से रशिया को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास 2 कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया के साथ साइन कर रखा अपन ने, क्या? फ्रेंडशिप एंड द कोऑपरेशन ट्रीटी। अजरबैजान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते में पड़ता है। इतनी सी बात थी। अब बता अलास्का समिट। प्रेसिडेंट अलास्का जो है, अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता, रशिया से यूएसए ने खरीद लिया। ठीक है, देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड रशिया दोनों के दोनों मेट इन अलास्का रिगार्डिंग सीज फायर इन रशिया यूक्रेन वॉर। अब अलास्का के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक अलास्का जो है यूएस का स्टेट है। आप सभी को पता है अलास्का कहाँ पे है, अपना मैप खोलिए और उसको देख लीजिए अलास्का कहाँ पे है, अगर नहीं पता है तो। इसको यूएस ने खरीद लिया था रशिया से एज़ पर द अलास्का ट्रीटी इन 1867। ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, अलग अलग सी इसके टच करते हैं, बेरिंग सी, चुकची सी, बेफोर्ट सी, आर्कटिक सी, गल्फ ऑफ अलास्का। ये आप मैप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अरोरा बोरियलिस क्या होती है? जो रात को क्या है ना कि नॉर्थ और साउथ पोल पे अपने को ग्रीन कलर की लाइट दिखती है, आसमान में ग्रीन कलर की लाइट्स दिखती हैं, जो कि नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, इसका जो है तो ये नॉर्थ के अंदर इनको बोलते हैं अरोरा बोरियलिस, और साउथ में बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। नॉर्थ पोल पे अरोरा बोरियलिस, साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये कह रहा है कि जो ये नॉर्दर्न लाइट्स हैं ये अपने को ऑलमोस्ट सारे अलास्का से दिखाई देती हैं। 85% ऑफ अलास्का जो है उसके अंदर बर्फ़ है, और 1/3 ऑफ द स्टेट जो है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर लाई करता है। कुछ ऐसी ज़बरदस्त बात नहीं थी काम की जो ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की जा सके। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इंडिया जो है, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एट द 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड। अब इस डेवलपमेंट बोर्ड के इसके बारे में देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट एक क्या चीज़ है? इसको बनाया गया 1977 के अंदर, यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मतलब अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनेस्को, मतलब इट वाज लीडेड बाय द यूनेस्को। AIBD मतलब जो ये खुद AIBD इसका शॉर्ट फॉर्म है।
एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो ये बनाया कहाँ गया था, ये बनाया गया था कहाँ पे, ये इसका सेक्रेटरी बनाया गया था, ये तो नहीं दे रखा अभी इसके अंदर और मेरे को भी याद नहीं है। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसकी, कोलालमपुर के अंदर। अब ये कह रहा है कि अपने को एक कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एनवायरनमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोहेसिव और वाइब्रेंट एनवायरनमेंट अपने को अचीव करना है एशिया पैसिफिक रीजन में। अभी इसमें 92 मेंबर्स हैं, 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 45 कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर। और इंडिया का जो प्रसार भारती है ना, इंडिया का प्रसार भारती इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर। इंडिया का प्रसार भारती बेसिकली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ एरियाज है जो कन्फ्लिक्ट के अंदर रहे हैं, जैसे अपने पास गाज़ा इज़ ए प्लेस नियर इज़राइल, जो कि एक साइड से मेडिटेरियन सी को टच करता है, दो साइड से इज़राइल और एक साइड से इजिप्ट। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, इफ़ आई जूम इन इट फॉर यू, जस्ट लुक एट इट, देखो ये वाला एरिया, दिस प्लेस जो दिख रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं गाज़ा के अंदर। कुछ जगह हैं ये खान यूनिस, रफ़ा, जबालिया, डियर अल बलाह। ठीक है, यूएन ने यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पे फेमाइन आ गया है इन अगस्त 2025 विद 500,000 पीपल एट रिस्क ऑफ स्टारवेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इज़राइल ने ब्लॉकेड लगा दिया है और कह दिया कि कोई नहीं घुसेगा इस जगह के अंदर भाई। और ऐसा कब किया इज़राइल ने, क्योंकि इज़राइल के ऊपर हमस का अटैक हुआ था। हमस इज़ ए मिलिट्री ग्रुप, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। अब क्या कह रहा है कि ये इसका जियोग्राफिकल एरिया बता रखा है कि भाई ये एक स्मॉल कोस्टल स्ट्रिप है जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास पड़ती है। इसके एक तरफ जैसे मैंने बताया कि इज़राइल है और साउथ में अपने पास इजिप्ट पड़ता है और नियरली 22 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इट इज़ अमंग द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब साउथ के अंदर कुछ जगह, सूडान में कुछ जगह हैं, दरफूर, खारतूम, साउथ कोरदोफन, ब्लू नाइल स्टेट्स, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। सूडान के अंदर क्या हुआ कि सूडान के अंदर सिविल वार हो गया। सूडान प्लंज्ड इनटू सिविल वॉर इन अप्रैल 2023। हुआ क्या यहाँ पे, क्या यहाँ की जो आर्मी है और एक पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये दोनों बोले कि हमको जो है हमको चाहिए गद्दी, ठीक है, हमको चाहिए पावर। तो इन दोनों के अंदर क्लैश हो गया और सिविल वॉर हो गया। तो अब ये जो जगह सूडान की बात क्या करते हैं, सूडान जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर है। एक साइड इसका इजिप्ट है, रेड सी पास पड़ता है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका। नाइल रिवर सिस्टम जो है वो इसके थ्रू पास करता है। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो जियोग्राफी के अंदर मैपिंग के अंदर आप सूडान पढ़ते हो भाई, ठीक है। अब आता है यूक्रेन की अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे कीव, डोनेट्स्क और जो ये भी है जो भी है ये ज़परज़िज़ से कुछ करके, चरकैसी एंड चेर्निहिव एंड खार्किव। क्या हो रहा है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस बहुत ख़राब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने मिसाइल फेंक दिया, ड्रोन स्ट्राइक कर दिया है। अब ये यूक्रेन तो आपको दिख रहा होगा साइड में मैप के अंदर, दिस इज़ द यूक्रेन। अब इसके जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करें, मतलब कहाँ पे है मैप के अंदर, ये रशिया पड़ता है इसके ईस्ट में, ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव इसके साउथ में। नीपर रिवर जो है वो फ्लो करती है यूक्रेन से, आपको याद रखना है, और ये जाके गिरती है ब्लैक सी के अंदर। कार्पेथियन माउंटेन इज़ इन द वेस्ट एंड क्रीमियन माउंटेन्स इन द साउथ ऑफ द यूक्रेन। अब जो अगली कंट्री आती है वो आती है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसमें नॉर्थ कीवू, इतूरी प्रोविंसेस के अंदर कुछ बात कर लेते हैं। कॉन्गो के अंदर क्या हो रहा है, फेसिंग अ लॉन्ग साइकिल ऑफ वॉर्स इन द ईस्ट विच इज़ शेप्ड बाय एथनिक टेंशन, गवर्नेंस कमज़ोर है, स्ट्रगल फॉर द मिनरल वेल्थ। अब ये कॉन्गो की क्या रखा है, कॉन्गो की जियोग्राफी के बारे में बात कर रहा है कि ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट की। कॉन्गो रिवर बेसिन सेकेंड लॉन्गेस्ट है अफ्रीका का। ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बस ऐसे बस देख लो, दिमाग में से निकाल लो इनको कि पढ़ लिया कि हाँ भाई DRC इज़ ए कंट्रीज विच इज़ इन अफ्रीका विच इज़ इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एथनिक टेंशन है, ठीक है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पे अपने को कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड ये सब मिलता है, ठीक है।